हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल अगेन ऑन बायोलॉजी कॉर्नर। तो आज इस क्लास में हम लोग 10th क्लास बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम उन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, हम उन सारी चीज़ों को, सारी प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं जो कि हमसे रिलेटेड है, यानी कि जो एक ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है ना? क्यों? इस चैप्टर का नाम समझते हैं तब वो चीज़ हमें समझ आएगी। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है? लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ मतलब लिविंग, है ना? लिविंग बॉडी की ही ज़िंदगी होती है ना, उसी की लाइफ होती है। तो एक लिविंग बॉडी के अंदर होने वाली सारी प्रोसेस, है ना, उनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अब एक लिविंग बॉडी के अंदर कौन-कौन सी प्रोसेस होती है? जैसे न्यूट्रिशन हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन। अब ये सारी प्रोसेस क्यों होती है? ताकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो मेंटेन रह सके, हमारी जो ह्यूमन बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग है वो चलती रहे। अगर इनमें से कोई एक भी प्रोसेस हमारी बॉडी में ना हो या इनकी फंक्शनिंग में, इनके मैकेनिज्म में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो इसीलिए लाइफ प्रोसेस जो है, वो जो सारी प्रोसेस है वो एक ह्यूमन बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, इवन हमें अलाइव रखने के लिए ये सारी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस को हम आज पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है उसमें से कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, जैसा कि इस सेशन में हर एक चैप्टर से कोई ना कोई टॉपिक या किसी पूरे चैप्टर को रिडक्ट कर दिया है। तो यहाँ लाइफ प्रोसेस चैप्टर से किसी भी तरह का कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके एक टॉपिक में से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं कवर करवा सकूं। साथ ही जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम यहाँ डिस्कस कर सकें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें कवर कर सकें। ठीक है, तो आज इस क्लास में लाइफ प्रोसेस के अंदर जो फर्स्ट प्रोसेस है न्यूट्रिशन, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर न्यूट्रिशन टॉपिक से देखें तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए हैं वो ये हैं: ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी वो लोग पूछ सकते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। और अगर कुछ डेफिनेशंस की बात करें तो जैसे न्यूट्रिशन, ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस, इस तरह की छोटी-छोटी डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती है। ठीक है? तो लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं, है ना? जैसे कि फर्स्ट डायग्राम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो यहाँ रेस्पिरेशन प्रोसेस हम पढ़ेंगे। सेकंड ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, डाइजेशन पढ़ेंगे और एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस से। तो बेसिकली लाइफ प्रोसेस क्या होती है? द प्रोसेस दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब एक ह्यूमन बॉडी में वो सारी प्रोसेस जो उस ह्यूमन को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए नेसेसरी होती है, उन सारी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हम 5 प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो अगर इन शॉर्ट इन सारी प्रोसेस को समझें अगर एक एक लाइन में कि बेसिकली ये किस तरह ये प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रही है, तो स्टार्ट करते हैं हम न्यूट्रिशन से। ठीक है, आई होप ये वर्ड ऑलरेडी सभी लोगों ने सुना हुआ होगा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन को समझने से पहले एक टर्म को क्लियर कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्योंकि उसी का मेन रोल है न्यूट्रिशन प्रोसेस में। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? सभी लोगों को पता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है फूड। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन्स हुए, अमाइनो एसिड्स हुए, कार्बोहाइड्रेट हुआ या विटामिन्स, मिनरल्स, कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें क्या है? न्यूट्रिएंट्स है, जो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं किसमें? हमारे फूड में। अब न्यूट्रिशन किसे कहते हैं?
तो जो फूड हम खा रहे हैं, जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं हमारी बॉडी में, उस फूड से उन न्यूट्रिएंट्स को एब्ज़ॉर्ब करना और एब्ज़ॉर्ब करने के बाद उन्हें यूटिलाइज़ करना। क्यों? ताकि वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए काम आ सके। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर? अब एक के बाद एक चीज़ें जो है वो कनेक्टेड हैं। ये हुआ न्यूट्रिशन, ठीक है? अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो अभी हमने न्यूट्रिशन में क्या किया? हमने फूड को इनटेक किया बॉडी में, देन हमने जो फूड इनटेक किया है उसमें से हमारी बॉडी ने न्यूट्रिएंट्स को एब्ज़ॉर्ब कर लिया और एब्ज़ॉर्ब करने के बाद बॉडी की ग्रोथ के लिए उसे क्या कर लिया? यूटिलाइज़ कर लिया, ठीक है? यहाँ तक हो गया था न्यूट्रिशन में। अब बात अगर करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? वो जो एब्ज़ॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं, जो एब्ज़ॉर्ब फूड है ना? उससे एनर्जी जनरेट करने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन कहेंगे, ठीक है? और ये जो एनर्जी जनरेट होगी, जो स्टोर होगी, वो किस फॉर्म में होगी? एटीपी के फॉर्म में होगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, ठीक है? अब यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं डाइजेशन की। हमने खाने को इंटेक कर लिया, फूड को इंटेक कर लिया, देन हमने से उसमें से क्या किया? अब देखो, जैसे ही हम खाने को इंटेक करते हैं, सभी लोगों को पता है हमारे माउथ में जैसे ही फूड इंटर होता है, वैसे ही उसका पार्शियल डाइजेशन शुरू हो जाता है। डाइजेशन का मतलब क्या है? डाइजेशन का बेसिकली मतलब है जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होते हैं हमारे खाने में, उसे सिंपलर फूड पार्टिकल में कन्वर्ट करना। दिस इज कॉल्ड बेसिकली डाइजेशन, ठीक है? तो ये वाली जो प्रोसेस है वो तो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है कि मुंह में कई सारे जो टीथ प्रेजेंट है, जैसे कि कैनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर, मोलर, तो ये सारे टीथ का क्या काम होता है? खाने को ये डाइजेस्ट कर देते हैं, पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं। मतलब जो खाना जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे पीस देते हैं, ठीक है? देन खाना जो है वो हमारे माउथ से फिर स्टमक में जाता है, तो वहाँ उसका डाइजेशन होता है। देन स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहाँ उसका डाइजेशन होता है। तो इन प्रोसेस को क्या कह रहे हैं हम? डाइजेशन कह रहे हैं। जहाँ पे खाने का क्या हो रहा है? ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? तो ये हुआ डाइजेशन। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है ना? ये जो डाइजेस्टेड फूड है जिसमें से जो न्यूट्रिएंट्स को हमने एब्ज़ॉर्ब कर लिया है, उसका क्या होगा? ठीक है? उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? ब्लड करेगा। ब्लड क्या करता है? उन न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ लेके जाता है और बॉडी के ईच पार्ट में उसे क्या कर देता है? स्प्रेड कर देता है। तो ये हुआ ट्रांसपोर्टेशन। अब लास्ट प्रोसेस है एक्सक्रीशन। इसमें क्या होता है? तो जो हमारे काम की चीज़ थी खाने से, वो तो हमने एब्ज़ॉर्ब कर ली। अब जो हमारे काम की चीज़ नहीं है उसका क्या होगा? उसको बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाएगा। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। तो यहाँ शॉर्ट में हमने चीज़ों को क्लियर किया ताकि एक बेसिक क्लियर हो जाए कि हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो आज इस क्लास में बेसिकली हम लोग न्यूट्रिशन प्रोसेस के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है? तो न्यूट्रिएंट्स को हमने समझ लिया क्या होता है। न्यूट्रिशन की प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिसीव एंड यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड मटेरियल फॉर देयर सर्वाइवल ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है? तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स से हम क्या करते हैं? अपने न्यूट्रिशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? हमारे खाने से हम जो मेन जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिसीव करते हैं और यूटिलाइज करते हैं ताकि हमारी सर्वाइवल ग्रोथ हो सके, ठीक है? तो ये हुआ न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की, ठीक है? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, अब देखो, न्यूट्रिशन तो क्या हुआ? हम जो खाने को ले रहे हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये दो तरह से होती है, ठीक है? दो तरह से किस किस में होती है? डिपेंड करती है ये। तो उसी बेस पे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को यहाँ लिखा गया है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है? अब देखो, नाम से क्लियर हो रहा है ऑटोट्रॉफिक, ठीक है? अगर इसको ब्रेक करें, ठीक है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है? और ट्रॉफिक का मतलब यहाँ होता है फूड। तो यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म, अगर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, या न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो ऐसा न्यूट्रिशन जहाँ पे क्या हो रहा है? जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना खुद का फूड सिंथेसिस कर रहा है
ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब हो गया फूड। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना खुद का फूड सिंथेसिस कर रहा है वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। और इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रो में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो अपने खाने को सिंथेसिस करने के लिए, अपना खाना लेने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर क्या होंगे? डिपेंड होंगे। तो इस बेस पर जो न्यूट्रिशन है उसे 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अभी केवल वर्ड्स को हमें याद रखना है, एक-एक करके विद एग्जाम्पल हम इन्हें समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से। ठीक है, नाम से समझ में आ गया यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे जो इजी वे है इसे समझने का कि इसके एग्जाम्पल को समझें। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो केवल प्लांट्स कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स के पास ही केवल ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अपना खाना खुद सिंथेसिस कर सके, बाकी किसी और के पास ये एबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में होता है? प्लांट्स में होता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? Autotrophic nutrition is a process in which the organism produce their own food from the simple inorganic material such as water, carbon dioxide and mineral salts in the presence of sunlight। देखो, इजी लैंग्वेज में समझो। ठीक है, प्लांट्स हैं, वो अपना खाना खुद सिंथेसिस कर रहा है, अपना फूड खुद सिंथेसिस कर रहा है। किस तरह कर रहा है? ये प्लांट्स है। ठीक है, इसको अपना खाना बनाने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले इसे ज़रूरत है सनलाइट की। ठीक है, सबसे पहले इसे सनलाइट की ज़रूरत है क्योंकि वहीं से इसकी कहानी स्टार्ट हो रही है। अब सनलाइट के बाद इसे ज़रूरत है अपनी लीव्स में प्रेज़ेंट क्लोरोफिल की। जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेज़ेंट होता है और वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स की लीव्स के हरे रंग के कारण। ठीक है, प्लांट्स का जो ग्रीन कलर होता है, प्लांट्स का जो हरा कलर होता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को जो दूसरी ज़रूरी चीज़ चाहिए वो क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। तो पहली चीज़ तो हुई सनलाइट। ठीक है, दूसरी चीज़ हुई क्लोरोफिल, तीसरी चीज़ क्या चाहिए इसको? इसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और वो इसे कहाँ से मिलेगी? एनवायरनमेंट से मिल जाएगी इजीली। चौथी चीज़ इसे चाहिए वाटर। वाटर इसे कहाँ से मिलेगा? रूट से मिलेगा, जाइलम के थ्रू। पढ़ा था 9th क्लास में, जाइलम के थ्रू वाटर जो होता है वो रूट से प्लांट के अपर पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। तो इन 4 चीज़ों की इसे बेसिकली ज़रूरत यहाँ है। ठीक है, इन चारों चीज़ों की प्रेज़ेंस में जो प्लांट होता है वो अपना फूड सिंथेसिस करता है। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले इसने कार्बन डाइऑक्साइड ली, कहाँ से? एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद इसने वाटर लिया, कहाँ से? रूट से। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ क्या हो गई? ये दोनों चीज़ हो गई यहाँ रॉ मटेरियल, जिसे हम इनऑर्गेनिक मटेरियल कह रहे हैं। यहाँ आ गया वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मिनरल सॉल्ट्स जो कि यहाँ रूट से यहाँ आ जाते हैं। अब इन दोनों चीज़ तो यहाँ हो गई। अब इसे क्या चाहिए? अब इसे चाहिए सनलाइट, क्योंकि सनलाइट के बिना काम यहाँ नहीं चलेगा। तो सनलाइट की प्रेजेंस में अब क्या होगा? सनलाइट की प्रेजेंस में इन तीनों चीज़ों के साथ ये क्या बनाएगा? अपना फूड यहाँ प्रिपेयर करेगा। ठीक है, फूड प्रिपेयर हो गया और बाकी क्या निकल जाती है? ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। तो फूड किस फॉर्म में ये बना रहे हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में बना रहे हैं, C6H12O6। अभी ये हमने केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस चीज़ को समझा एज ए स्टोरी। आगे स्टेप बाय स्टेप भी इस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो, ऑल द ग्रीन प्लांट्स हैव ऑल द ग्रीन प्लांट्स हैव एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है उसे हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो अपना खाना खुद बना रहा है कि दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, तो इसी को बोला है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अगर बात करें प्लांट्स की, ग्रीन प्लांट्स की, तो उनका हमेशा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब बात करते हैं, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं ये 3, इन्हें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, ठीक है,
लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, क्लोरोफिल के पास ये एबिलिटी होती है कि उसे जैसे ही लाइट मिलती है वो उसे ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। ठीक है, ये हुई फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब ये जो सन से इसे लाइट मिली है, ये तो लाइट एनर्जी है, लेकिन अब इसे लीव्स में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। तो इसके लिए ये सनलाइट जो है, लाइट एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी जो होती है उसे किस में कन्वर्ट कर देती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, और फिर क्या होता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, जो H2O होता है, वो टूट जाता है किस किस में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ये हुई दूसरी प्रोसेस। और तीसरी प्रोसेस में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, जिसे वो इन्वायरमेंट से लेता है, वहाँ पे उस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। क्यों रिडक्शन हो जाता है, ताकि ये कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर सके। और रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ होता है। तो ये तीन प्रोसेस हुई, ये तीनों प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन्हें याद करना पड़ेगा। ये चीज हुई। अब बात करते हैं स्टोमेटा की। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो लीव्स होती हैं, ये जो लीव्स होती हैं इन्हीं में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और स्टोमेटा का बेसिकली काम क्या होता है, तो ये गैसियस एक्सचेंज करने के काम आते हैं। कौन कौन सी गैस, दो ही है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन तो प्लांट्स क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज जो होता है वो किसकी वजह से होता है, स्टोमेटा की वजह से होता है। ठीक है, अब गैशियस एक्सचेंज के साथ साथ यहाँ पे एक चीज और होती है स्टोमेटा से, वो होता है वाटर लॉस। ठीक है, तो वाटर लॉस के कारण ही यहाँ पे एक चीज होती है कि जो स्टोमेटा में पोर्स होते हैं, ये जो यहाँ पे बीच में गैप दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा पोर्स, है ना। अब इन स्टोमेटा पोर्स से क्या होता है, वाटर का लॉस होता है और वाटर गेन भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात करें तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक में स्टोमेटा पोर्स ओपन है और एक में क्लोज है। तो ऐसा होता क्यों है, ये जो बीन शेप में हमें दिखाई दे रही है, दिस इज गार्ड सेल्स। तो क्या होता है कि जब प्लांट्स में, जब लीव्स में या स्टोमेटा में वाटर अंदर की तरफ फिल हो जाता है, तो ये जो गार्ड सेल्स होती हैं ये फूल जाती हैं। ठीक है, और जैसे ही ये फूल जाती हैं तो क्या होता है, ये पोर जो होता है वो ओपन हो जाता है। और जैसे ही यहाँ से वाटर जो होता है वो बाहर की तरफ चला जाता है, तो ये गार्ड सेल श्रिंक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये स्टोमेटा पोर बंद हो जाते हैं। तो ये काम है स्टोमेटा का। ठीक है, जो किस चीज में प्रेजेंट है, लीव्स में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं, ये तो हमने अभी बात की कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में हो रहा था, प्लांट में हो रहा था, और किस तरह हो रहा था उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप्स का होता है, फर्दर इस चीज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहले इन तीनों को एक शॉर्ट में समझ लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज हमने पढ़ी थी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन से मतलब ये है कि सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो हो रहा है वो सेप्रोफाइट्स ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं। तो किस तरह वो अपना न्यूट्रिशन किस तरह वो अपनी न्यूट्रिशन की प्रोसेस कर रहे हैं, उनका मोड क्या है न्यूट्रिशन का, उस बेस पर इन तीनों को डिवाइड किया है। तो जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है उसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यीस्ट का या फंगस का। आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रेड जब खराब हो जाता है तो उस पर फंगस लग जाती है। तो फंगस जो होती है ब्रेड से जो न्यूट्रिशन लेती है ना, उसे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, ये मेन कारण है। उसे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फंजाई होती है, जो यीस्ट होते हैं, वो केवल न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, डेड और डिके मैटर से लेते हैं। ठीक है, अगर डेफिनेशन को पढ़े, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, है ना, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में जो फंजाई होते हैं, जो यीस्ट होते हैं,
वो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन ऐसी फूड से लेते हैं जो ऑलरेडी डेड है, ऑलरेडी डिके है, ठीक है, ताकि उनको अपनी बॉडी के अंदर और ज़्यादा प्रोसेस ना करनी पड़े। तो ये हो गया सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जो कि किस में होता है, फंगस में होता है, फंजाई में होता है, ठीक है। अगर बात करें पैरासिटिक न्यूट्रिशन की, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो होता है उसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, देखो एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मॉस्किटो हुआ। मॉस्किटो क्या करता है, काटता है, बाइट करता है और चला जाता है, मतलब उसे केवल अपना ब्लड लेना है, ठीक है, किससे, दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म से, मतलब ये जो है वो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या खासियत है कि ये अपने जिस पर भी ये डिपेंड है ना, उसको ये मारता नहीं है, केवल अपना न्यूट्रिशन लेगा और चला जाएगा। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग दैम, ठीक है, तो ये यहाँ डिफरेंस है। अब इसके अलावा, मॉस्किटो के अलावा आपने एक एग्जाम्पल और देखा होगा अमरबेल का। अमरबेल जो होती है वो हमेशा किसी दूसरे प्लांट्स पर ही प्रेजेंट होती है, क्यों, क्योंकि ये अपना खुद का फूड सिंथेसिस नहीं कर सकती है ना, इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, ये ग्रीन कलर की नहीं है, तो इसलिए ये हमेशा दूसरे प्लांट से ही क्या लेती है, अपना फूड लेती है, वहीं से अपना फूड सिंथेसिस करती है। तो यहाँ हम जो न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं उसमें हमने सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पढ़ा, ठीक है, जो कि फंगस में होता है, फंजाई में होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन पढ़ा, जो कि हम मॉस्किटो में हम देखते हैं, अमरबेल में हम देखते हैं। और एक और हम यहाँ देखेंगे अब होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो किस में होता है, ह्यूमंस में होता है और कुछ एनिमल्स में भी होता है। यहाँ पे क्या होता है अब देखते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल। अब देखो, ह्यूमंस है ना, अगर हम खाना ले रहे हैं, सबसे पहली बात तो हम अपना खाना खुद सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। जैसे प्लांट अपना खाना खुद बना पाते हैं, हम अपना खाना बना नहीं रहे हैं, हम अपना खाना पका रहे हैं, ठीक है। बनाने में और पकाने में बहुत अंतर है। हमें बना हुआ मिलता है, गेहूं उगा हुआ मिलता है, देन हम उस गेहूं से अपना खाना पकाते हैं, ठीक है। तो जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, रोटी चावल जो भी खाते हैं, जो भी अपना फूड लेते हैं, उसे इनटेक करते हैं। तो जो इनटेक वाला जो प्रोसीजर होता है उसे क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। देन डाइजेशन क्या होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, जो एब्जॉर्ब फूड है वो एसिमुलेट होगा पूरी बॉडी में, मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचेगा। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है ये किस में होती है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में होती है। और ये होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन करता है, एनिमल्स और ह्यूमंस करते हैं। तो ये बेसिकली तीनों न्यूट्रिशन में डिफरेंस है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके अलावा हमें एक चीज और यहाँ पढ़नी है, क्या, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है, एक चीज और हमें यहाँ पढ़नी है। तो अमीबा के बारे में आई होप सभी लोग जानते होंगे, हम 7th क्लास से पढ़ रहे हैं कि अमीबा जो है वो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। सिंगल सेल्यूलर या यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब इसकी कंप्लीट बॉडी जो होती है वो केवल एक सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या, इरेगुलर शेप का होता है, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। अब हमें यहाँ जो मेन टॉपिक पे बात करनी है वो क्या, कि इसमें न्यूट्रिशन किस तरह हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, जो अमीबा होता है वो अपने फूड को जब सेंस करता है, किसी फूड पार्टिकल्स को सेंस करता है, तो अपनी बॉडी से एक स्ट्रक्चर बनाता है ताकि वो उस फूड पार्टिकल को कैप्चर कर सके, उसे पकड़ सके। तो जो वो बॉडी का स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा है, देखिए इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। अब स्यूडोपोडिया उसने यहाँ तैयार कर लिया, यहाँ पे उसने खाने को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया। अब यहाँ ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसे कहते हैं फूड वैक्यूअल, ठीक है। उसने फूड को इनटेक कर लिया अपनी बॉडी में, यहाँ फूड अंदर आ गया है। अब क्या होगा, इसकी बॉडी से कुछ एंजाइम्स रिलीज होंगे, क्यों होंगे, ताकि उस फूड का डाइजेशन हो सके, क्योंकि एंजाइम्स ही होते हैं, क्या होते हैं एंजाइम, इनके पास कैटालिटिक पावर होती है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेस होती है उसकी उसकी जो रेट होती है उसे इंक्रीज कर देते हैं ये। तो एंजाइम्स रिलीज होंगे और यहाँ खाने को डाइजेस्ट करेंगे, और आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, जो भी फूड है उसका डाइजेशन हो जाएगा, उस डाइजेस्टेड फूड को अमीबा जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी के अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर देगा, बॉडी के बाहर
फेंक देगा, ठीक है? तो ये है एक कंप्लीट प्रोसीजर अमीबा में जो न्यूट्रिशन हो रहा है, यहाँ स्टेप बाय स्टेप हमने अभी सारी चीज़ें डिस्कस की, ठीक है? अब ये तो हुई हमारी बात कुछ एनिमल्स की, ठीक है? अब हम बात करेंगे ह्यूमन्स में न्यूट्रिशन जो है वो किस तरह हो रहा है, ठीक है? और यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये जो न्यूट्रिशन हो रहा है ह्यूमन्स में ये किस तरह का है, इसका मोड क्या है? तो ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो ह्यूमन्स में हो रहा है। क्यों? डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि ह्यूमन्स जो है वो खाना बना नहीं रहा है, खाना पका रहा है। अपने खाने को लेने के लिए दूसरों पर डिपेंड है, प्लांट्स पर डिपेंड है या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड है, ठीक है? तो अब स्टेप बाय स्टेप हमें ये पढ़ना है कि किस तरह ह्यूमन्स में न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है। अब देखो, न्यूट्रिशन की प्रोसेस के अंदर ही 4-5 प्रोसेस और इंक्लूड होगी। कौन-कौन सी? इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, देन फिर एब्ज़ॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा। ऑल्दो हम इन सारी प्रोसेस को एक-एक करके शॉर्ट में डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी मैं बताती रहूँगी, ठीक है? सबसे पहले क्या होता है देखो, ह्यूमन्स में न्यूट्रिशन किस तरह होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फूड होता है उसे इनटेक करते हैं। इन मतलब अंदर और टेक मतलब लेना। तो जो फूड होता है उसे इनटेक करते हैं, अपने माउथ में लेते हैं। अब यहाँ से प्रोसीजर शुरू हो जाता है। क्या? सबसे पहले टीथ का रोल होता है। टीथ क्या रोल प्ले करती है? ब्रेक द फूड, खाने को तोड़ देती है। खाने का पार्शियल डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो गया। अब यहाँ टंग का क्या काम है? टंग जो है वो टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड। इसकी हेल्प से हम टेस्ट कर पाते हैं और फूड को जो है ये रोल कर देगी, क्योंकि फूड जो है वो बारीक अब पिस गया है, ठीक है? पार्शियल डाइजेशन उसका हो गया है, तो अब यहाँ पे फूड की रोलिंग होगी। जब ये वाला काम होता रहेगा, तब सलाइवरी ग्लैंड्स अपना काम करेंगी। सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती है ये देखिए, यहीं से ये डायग्राम स्टार्ट है। तो माउथ में हमने खाने को लिया, यहाँ पे टीथ ने अपना काम किया, टीथ के बाद टंग ने अपना काम किया, उसके बाद यहाँ होती है सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट। अब ग्लैंड्स क्या करती है बॉडी में? इनका काम होता है हार्मोन्स रिलीज करना, ठीक है? कुछ ना कुछ एंजाइम्स वगैरह कोई लिक्विड ये क्या करती हैं? रिलीज करती हैं। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, यहाँ क्या रिलीज करती हैं ये देखना है। तो ये प्रोड्यूस करती है सलाइवा। सलाइवा जिसे हम लार कहते हैं, जो टेस्टी फूड को देख के हमारे मुंह में अचानक आ जाता है, ठीक है? तो वो कहाँ से आता है? सलाइवरी ग्लैंड से आता है। अब ये जो सलाइवा होता है, सलाइवा कंटेन एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। ये जो सलाइवा होता है वो सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम कंटेन करता है। और ये एंजाइम क्या करता है? ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। इस सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम का काम होता है कि जो स्टार्च है, मतलब जो फूड है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, उसे सिंपल फॉर्म में, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? यहाँ तक प्रोसेस हुई। अभी ये जो प्रोसेस चल रही है वो हमारे मुंह में चल रही है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, यहाँ एक रिएक्शन के फॉर्म में मैंने लिखा है, जो स्टार्च होता है वो सलाइवरी अमाइलेज में मिलेगा और फिर क्या करेगा? स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? अब माउथ का रोल यहाँ खत्म हो गया है। अब ये देखिए, यहाँ से माउथ जहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे पाइप लाइक एक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस। अब खाना इसमें जाएगा और खाना इससे पास होगा और कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। तो हमें देखना है कि ईसोफेगस से जो खाना है वो किस तरह पास हो रहा है, ठीक है? ईसोफेगस पढ़ते हैं, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। तो ईसोफेगस का काम है कि खाने को माउथ से स्टमक तक ले जाएगा, लेकिन कैसे? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के थ्रू। अब ये पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या होता है? देखो, सिंपली समझने के लिए ये समझो कि यहाँ पे दो प्रोसेस होती है। एक तो होता है कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं सिकुड़न, ठीक है? सिकुड़ना। और एक होता है रिलैक्सेशन, जिसे हम कहते हैं फैल जाना। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज करिए कि आपके हाथ में रबर की एक कोई नली है, ठीक है? जैसे गैस सिलेंडर की जो नली होती है, आप उसे बार-बार प्रेस कर रहे हो और छोड़ रहे हो, फिर प्रेस कर रहे हो और छोड़ रहे हो, और उसके अंदर कोई बारीक चूरा भरा हुआ है। तो अगर आप उसे बार-बार प्रेस करोगे, छोड़ोगे, प्रेस करोगे, छोड़ोगे, तो क्या होगा? वो जो चूरा होगा वो नीचे की तरफ खिसकता जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ होती है। बारीक पिसा हुआ जो खाना यहाँ होता है ना, जब ये पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है, बार-बार जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होता है, तो ये खाना खिसकते हुए कहाँ आ जाता है? स्टमक में आ जाता है। तो बस ईसोफेगस का यही काम है।
हाँ, एक बात ध्यान रखनी है कि ईसोफेगस में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि ईसोफेगस में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है? अब जो डाइजेशन का काम है वो कहाँ शुरू होगा? स्टमक में शुरू होगा, ठीक है? तो स्टमक जो है वो एक लार्ज ऑर्गन है, एक्सपांड व्हेन फूड इंटर इन इट। ये एक लार्ज ऑर्गन है जो कि एक्सपांड हो जाता है कब? जब फूड उसमें इंटर करता है, ठीक है? अब देखो स्टमक यहाँ इंपॉर्टेंट रोल किस तरह प्ले करेगा। स्टमक में हमारे पेट में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती है? रिलीज करती है गैस्ट्रिक जूस को, ठीक है? इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या क्या कंटेन होता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। ये तीनों चीजें कहाँ से रिलीज होती हैं? गैस्ट्रिक जूस से, ठीक है? ये गैस्ट्रिक जूस है जो कहाँ से रिलीज हो रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ठीक है? अब देखो हमारी बॉडी में जो कोई भी प्रोसेस हो रही है उसका अपना एक पर्टिकुलर रीजन है कि वो क्यों हो रही है। उसी तरह हमारी बॉडी में जो कोई भी चीज सीक्रेट हो रही है, चाहे वो HCl हो, चाहे वो पेप्सिन हो, चाहे वो म्यूकस हो, इनका भी अपना एक पर्टिकुलर रोल है ना? और उसे प्ले करने के लिए ही बॉडी में ये चीजें सीक्रेट हो रही है। तो समझना ये है कि इन तीनों चीजों का क्या रोल है बॉडी में, डाइजेशन में ये कहाँ काम आएगी। तो देखो सबसे पहले HCl की बात करते हैं। HCl का काम क्या होता है? मेक्स मीडियम एसिडिक। खाने का जो मीडियम होता है, मतलब खाना जो होता है उसको एसिडिक बना देता है। क्या जरूरत है इसकी? पढ़ेंगे अभी। किल द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ फूड। साथ में ही HCl क्या रोल प्ले करता है? जो भी फूड के साथ बैक्टीरिया आया है उसको खत्म कर देगा ये, ठीक है? अब बात करते हैं पेप्सिन की। ये भी गैस्ट्रिक जूस है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रेट हुआ है। तो पेप्सिन क्या करता है? ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। खाने में जो भी प्रोटीन होगा उसको अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन करने का काम किसका होगा? पेप्सिन का होगा, ठीक है? अब ये जो HCl ने यहाँ पे काम किया था कि खाने को एसिडिक बना दिया था, ये फैसिलिटी इसने प्रोवाइड की थी पेप्सिन के लिए, क्योंकि पेप्सिन का अपना ही एटीट्यूड है कि ये केवल एसिडिक मीडियम में ही प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करता है। अगर खाना एसिडिक नहीं होगा तो ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन नहीं करेगा, और अगर ये नहीं करेगा तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए HCl सीक्रेट हुआ था ताकि वो ये काम कर सके। और पेप्सिन क्यों सीक्रेट हुआ है? ताकि वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक कर सके, ठीक है? ये चीज हुई। अब म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस क्यों सीक्रेट हुआ? तो ये प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, मतलब हमारे स्टमक में जो इनर वॉल्स होती हैं, है ना, वो HCl से कुछ उन्हें हार्म ना हो, इसलिए म्यूकस जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है, इनर वॉल्स पर जाकर वो प्रेजेंट हो जाता है ताकि जो HCl है वो इनर वॉल्स को हार्म ना कर सके, क्योंकि HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जला सकता है पेट की दीवारों को अंदर से। तो इसलिए प्रोटेक्शन का काम किसका है? म्यूकस का है। अब यहाँ पे स्टमक का काम खत्म हो गया। अब बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्टमक का काम यहाँ तक था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना, अब स्टमक से खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो अंदर की तरफ येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है? अब स्टमक से खाना गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे क्या होगा देखो, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन को साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि खाने का जो पूरा कंप्लीट डाइजेशन है ना, ऑलमोस्ट जो डाइजेशन है वो कहाँ होगा? यही होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। खाना डाइजेस्ट हुआ पार्शियली, मुंह में भी हुआ, माउथ में भी हुआ और स्टमक में भी हुआ, लेकिन वहां पे पूरा नहीं हुआ। जो ऑलमोस्ट है वो कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज यहाँ होती है। क्या? तो जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तब लीवर से कुछ प्रोड्यूस होता है। क्या? बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। अब ये दोनों क्यों प्रोड्यूस हुए हैं? आगे पढ़ते हैं। बाइल जूस जो होता है वो खाने को अल्कलाइन बना देता है। अभी हमने पहले पढ़ा था खाने को एसिडिक बना दिया था। क्यों? पेप्सिन के लिए। अब बाइल जूस ने ये फैसिलिटी किसके लिए प्रोवाइड की है? कि फूड को अल्कलाइन बना दिया। तो यहाँ पे जो बाइल सॉल्ट होता है वो क्या करता है? ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है? तो अब ये बाइल सॉल्ट का अपना ये एटीट्यूड है कि इसे अल्कलाइन मीडियम में ही काम करना है। इसके लिए बाइल जूस जो है वो पहले आएगा, खाने को अल्कलाइन बनाएगा, फिर बाइल सॉल्ट आएगा और जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो लार्जर होते हैं, ठीक है? तो उनको स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। कौन? बाइल सॉल्ट। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन।
So emulsification is a process in which large fat globules is converted into small fat globules. ठीक है, अब बात करते हैं गॉल ब्लैडर की। तो यहाँ पे इसका क्या काम है, इट स्टोर बाइल जूस एंड सॉल्ट। ठीक है, अब पेनक्रियाज क्या करेगा, जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा तभी पेनक्रियाज भी कुछ सीक्रेट करेगा, क्या, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन और लाइपेज, यहाँ पे ट्रिप्सिन लाइपेज क्या काम करेंगे, ट्रिप्सिन जो है वो पेप्सिन का ही भाई है, साउंड में भी ये दोनों एक जैसे हैं, ट्रिप्सिन और पेप्सिन, और काम भी इनका एक ही है। पेप्सिन भी क्या काम कर रहा था, प्रोटीन को ब्रेक कर रहा था अमाइनो एसिड में। सिमिलरली जो ट्रिप्सिन है वो भी ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन को अमाइनो एसिड में। लेकिन फर्क क्या है, पेप्सिन जो है वो स्टमक में काम कर रहा था और ट्रिप्सिन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम कर रहा है। लाइपेज, देखो लाइपेज, यहाँ पे इसके काम को समझने के लिए इसके वर्ड को समझ सकते हैं, लाइव है ना, तो यहाँ पे लिपिड से रिलेटेड कोई काम करता है ये। तो लाइपेज क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है इमल्सिफाइड फैट को। अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि बाइल सॉल्ट क्या करता है, देखो स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है यहाँ। क्या, बाइल सॉल्ट ने लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया था। तो यहाँ पे लाइपेज ने क्या कहा कि तुमने ये काम कर दिया, बाकी का काम मेरा है, कि जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स है उसको इमल्सिफाइड कर दिया, उसको ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, सॉरी, जो इमल्सिफाइड फैट था उसको ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ पे इस तरह ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चल रही है। अब ये जो इतनी सारी प्रोसेस हमने पढ़ी है, ये पूरी आपको इस तरह याद ना करना चाहो तो ना करो। क्या आपको करना है कि जैसे स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, तो सिंपली स्टार्च एरो शुगर, ताकि एक पहले एक स्टोरी समझना पड़ेगा कि किस तरह कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट हो रही है और क्यों हो रही है। ठीक है, तो इस तरह आप लिख सकते हो कि स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हुआ, कहाँ पे होता है ये, माउथ में होता है। देन प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हुआ और किसने किया, यहाँ आप लिख सकते हो पेप्सिन या ट्रिप्सिन। ठीक है, तो इस तरह आप लोग याद कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बना के। तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन तक आ गए हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहाँ जाएगा, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है जो जिसने कवर किया हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन को, खाना अब जाएगा यहाँ। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इनसाइड कॉल्ड विलाई। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसमें अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हमारी उंगलियों की तरह की स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। अब ये विलाई क्या करती है, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये सरफेस एरिया को, ये अंदर की जगह को बढ़ा देती है ताकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सके। ठीक है, विलाई सप्लाइड द फूड टू ब्लड वेसल्स। अब देखो ये जो विलाई है जिनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने हुए हैं, है ना, वो क्या करती है फूड को, यहाँ पे विलाई में कई सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, तो ये फूड को ब्लड वेसल्स को सौंप देती है कि अब आगे का काम तुम्हारा है। तो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं उस खाने का, ब्लड वेसल्स जो है वो उस खाने को ईच पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंचा देते हैं। तो यहाँ तक काम हो गया, ये जो प्रोसेस हुई है ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हो चुकी है। अब खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, द अनएब्जॉर्ब फूड सेंड टू लार्ज इंटेस्टाइन। अभी तक स्मॉल इंटेस्टाइन में तो क्या हो रहा था, खाने का डाइजेशन हो रहा था, अब कंप्लीटली खाना डाइजेस्ट हो चुका है। अब लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है, देखो कुछ ना कुछ तो खाने में बच ही जाता है, ठीक है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो किसके हवाले कर दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के हवाले। तो जो अनएब्जॉर्ब फूड है वो यहाँ भेज दिया जाएगा, यहाँ ये क्या करेगा, जो वॉल्स होंगी लार्ज इंटेस्टाइन की वो एब्जॉर्ब कर लेंगी वाटर को, कहाँ से, उस अनडाइजेस्टेड मटेरियल से। अब वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी का जो मटेरियल है बचा हुआ वो क्या होगा, रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय एनस। एक्सक्रीशन की प्रोसेस यहाँ हो गई कि जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसे बॉडी से क्या कर दिया, रिमूव आउट कर दिया। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, बेसिकली हमने न्यूट्रिशन यहाँ देखा है। ठीक है, कंप्लीट न्यूट्रिशन की प्रोसेस हमने यहाँ देखी है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने यहाँ देखा और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने यहाँ देखा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगली वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन और डाइजेशन को डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।